नदी के किनारे नहीं थे, आड़ तो उसके किनारे थी, आड़े नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता के आड़कालीन यानी कि उस टाइम की अगर हम बात करें ना, उस समय के कुछ स्थल ऐसे थे, आज भी है, वो बनास सभ्यता जो है उसके इर्द गिर्द स्थित है, और वहां से जो अवशेष अपने को आहड़ से मिले थे उसके हूबहू अवशेष उन स्थलों से मिले, इसलिए उसको कौन सी सभ्यता कहते हैं? बनास संस्कृति की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, और कहने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? गोपीनाथ। दशरथ शर्मा भी कह के गया आहड़, मैं बता रहा हूं ना, गोपीनाथ शर्मा, HD सांकलिया, दशरथ शर्मा। ठीक है, 2-3 बातें और लिख लो, अब लिख लो, पूरी बात तो थोड़ी लिखो आशु में, ठीक है ना? हाँ, मैं तो यहाँ हूँ कि चावल और दूध और पानी आग उपलब्ध करवाने वाला, धरने वाला, बनाने वाला, जिमने वाला, काजू कतली घेरने वाला थे ही हो। हमारे पास सामान उपलब्ध है, उसको बनाना कैसे है वो आप जानो, रेसिपी आपको आनी चाहिए। ठीक है ना? आ जाओ, अपने गिनवे चुनवे शासक हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेवाड़ से मैं बात करूं तो कितने शासक लगते हैं अपने? 3 ही लगते हैं, कुंभा है, सांगा है और प्रताप है। खाली एक और बता दो, अगर किसी का ध्यान भटक गया, किसी का ध्यान भटक गया, बेड़ाओ जीसी फिर तबादुद्दौला, निजामुद्दीन था कौन लागनो, कठू कट निकल निकल गया आगे। ठीक है नहीं, ध्यान देना, पूरा आराम से सुनना, ऐसे सुन लेना कि भागवत कथा चल रही है कोई सामने। प्रमुख राजवंश की बात करेंगे, आज पहला जो है वो हमारा रहेगा कौन सा राजवंश? मेवाड़ राजवंश के अंदर हम पढ़ेंगे गोहिल। मोनोत नैन्सी ने कितनी शाखाएं बताई थी भाई? 26 बताई थी। कितनी? 26, जिसमें से हमारे काम की कितनी है? 2 है, एक तो गोहिल थे और एक सिसोदिया, एक तो गोहिल है और एक सिसोदिया है। ठीक है, थोड़ी मैं बात करूं, खाली समझना है, अपने काम की इतनी चीज नहीं है, लेकिन सर गोहिल वंश इसको क्यों कहते थे, क्या कारण था पीछे का? एक गुजरात का शासक था जिसका नाम क्या था? गोहिलादित्य नहीं, शीलादित्य। शीलादित्य के कोई संतान नहीं थी, और शीलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। और किसी ने कहा कि अर्बुदा माता का मंदिर है सिरोही के अंदर, यहाँ पर आप जाइए और देवी की मन्नत मांगिए, आपको जब संतान प्राप्ति होगी तब आप वहां चले जाओ। और बताते हैं कि पुष्पवती ने सूर्य की उपासना की, तब एक संतान उत्पन्न हुई, उस संतान का नाम क्या था? गुहादित्य। इससे पहले और बात करें ना, तो पीछे का इतिहास ये है कि शीलादित्य जो थे ना, इनके पिताजी से और पीछे बात करें, यानी कि गुहादित्य के दादाजी, परदादा नहीं, दादाजी, दादाजी जन्मे थे, यानी पीढ़ी चलती आ रही थी। नागादित्य जो था उनके कोई संतान नहीं थी, तब उपासना की, तब पैदा हुए शीलादित्य। अब शीलादित्य की पत्नी का नाम पुष्पवती, पुष्पवती के कोई संतान नहीं थी, फिर सूर्य की उपासना की, मन्नत मांगी, और बताते हैं कि जो पुष्पवती थी वो एक दिन आई हुई थी इधर अर्बुदा माता के मंदिर के अंदर, मन्नत मांगी हुई थी, वो मन्नत पूरी होने वाली थी, और प्रसव का थोड़ा ही समय बचा था, बोले कि प्रसव होने से पहले पहले हम जाए आते। और जैसे ये यहाँ आए, पीछे से मुस्लिमों ने शीलादित्य पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया तो शीलादित्य तुर्कों से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो ये बात पता चली शीलादित्य को, और पुष्पावती को, बोले कि अब जब ये बात हमें पता चल चुकी है, व्यक्ति मर गया, तो मरने के बाद में उसके पीछे क्या होना पड़ता है मंजीत? सती होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? सती होना पड़ता है। जरूरी होता था ये पहले, अब तो ठीक नहीं है, पहले सती होना पड़ता था। और तब जिस महिला के गर्भ में अगर बच्चा है पेट के अंदर, तो वो सती नहीं हो सकती। तब बताते हैं कि एक गुफा के अंदर इस संतान को जन्म दिया। गुफा में जन्म होने के बाद में इसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया? गुहिलादित्य रख दिया। और
जन्म के कितने दिन बाद सती हो गई थी? बड़ा हो गया था फिर सती हुई। जन्म के 9 दिन बाद सती हो गई थी, जन्म के 9 दिन बाद। इनका लालन पालन जो है, नागर जाति के ब्राह्मण थे, उनमें एक था कर्मावती। कर्मावती ने इनका पालन पोषण किया। अब सोचो, अग्निजोर किया और किसी, जैसे मान लो पति मर गया और 10 दिन बाद में उसके साथ, यानी कि सती होना होता है ना उसके पीछे, तो उसकी निशानी के साथ सती होते हैं। और निशानी के साथ सती होना अनुमरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमरण। तब इसने अनुमरण करके अपने को क्या कर लिया? सती कर लिया। तब गुहिलादित्य आता है और गुहिलादित्य ने एक नींव रखी जिसका नाम गुहिल वंश था। इन्हीं के नाम पर नींव रखी, इसलिए बताते कि इन्होंने आगे क्या नाम रख दिया? गुहादित्य। चल, संस्थापक तो गुहादित्य माना जाता है गुहिल वंश का, लेकिन मेवाड़ का जो रियल फाउंडर था वो बप्पा रावल। वास्तविक संस्थापक जो किसको माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल वही मूल नाम जिसका काल भोज था, हरित ऋषि की गायें चराया करता था। एक दिन पूरी बात बताई थी मैंने, है ना। ये भी कम किस्सा कम नहीं था। 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की तलवार, गजब की बातें थी। ठीक है, महाराणा कुंभा हमारे काम का है भाई। पहला शासक आपके पाठ्यक्रम में यही दिया हुआ है, तो हम देखेंगे। साका मैंने एक दिन पढ़ा दिया था दुर्ग के अंदर, ठीक है ना। पहले साका पढ़ा दिया था, चित्तौड़ का एक मुख्य घटना वही है। प्रमुख राजवंश की अगर हम बात करें, महाराणा कुंभा का शासनकाल आता है और सबसे पहले शासनकाल कितने वर्षों तक रहा था? 1433 से 68 तक। कितने हो गए भाई? कितने हो गए? शाबाश। 7 वर्ष तो 35 तो किया हो जी, ज्यादा हो सी मेरे सामने हैं। 35 ही हो रहे हैं क्या? ठीक है। 35 वर्ष का क्या था इनका कार्यकाल था। बाद में इन्होंने शासन किया। पिता का नाम क्या था? माता का नाम? काम की चीजें हैं कि कुंभा जो था, नहीं ये थोड़ी सी बातें पढ़ लो, बात कहानी आगे स्टार्ट होगी इसकी। जानकारी के स्रोत यानी कुंभा के जो मुख्य हमें जानकारी जो मिलती है वो कहां से मिलती है? एक तो ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, जिसका पहला भाग तो किसने लिखा था? कुंभा ने लिखा था, और उस भाग का नाम क्या था? राजवर्णन। लेकिन इसको पूर्ण करने का काम किसने किया था? कान्ह व्यास ने लिखा। मतलब दूसरा भाग किसने लिखा? एकलिंग महात्म्य का पहला भाग किसने लिखा? तो हम कहेंगे कुंभा ने समय लिखा, जिसका नाम राजवर्णन रखा, और दूसरा कान्ह व्यास। ठीक है। उसके बाद में रसिक प्रिया है, जिसकी रचना कुंभा ने की थी। किस पर आधारित थी? एक प्रसिद्ध लेखक हुए थे जयदेव, जिनकी टीका थी गीत गोविंद। इस पर आधारित मानी जाती है कुंभा की कौन सी टीका? प्रश्न सीधा सा बनेगा, जयदेव की गीत गोविंद टीका पर आधारित कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो हम कहेंगे रसिक प्रिया। ठीक है। इसमें उल्लेख जो है वो किसका मिलता है? कुंभा की उपाधियों का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। और इतिहास का पूरे राजस्थान के अंदर हम बात करें, इतिहास का एकमात्र शासक था जिसने सर्वाधिक उपाधियां धारण, और इसकी हैं ना गुण थे इसमें। अब आपके अंदर मान लो कि मैं, जी हाँ गुस्सा मत करना, मैं कह दूं कि आप ज्यादा बोलते हो, ठीक है, तो आप बागड़ी भाषा में उपाधि देख रहे बोकनी हो, बोला नहीं ज्यादा बोला जना, ठीक है, रीस हो जना, या बार बार चिड़चिड़ आवाज जन बिन के चिड़ोक लो, ठीक है, ये गुण थे। ठीक है। और कितनी उपाधियां धारण की थी इसने अपने जीवन के अंदर? 108 तो वीर विनोद लिख के गया था, कवि श्यामल दास लिख के गया था वीर विनोद में। 108 उपाधियां इसने धारण की थी। उसमें हाल गुरु है, दान गुरु है, शैल गुरु है, परम गुरु है, अश्वपति है, गणपति है, धीपति है, महाराज धीराज है, राणो रासो है, टोडरमल है, ठीक है, और राज राजेश्वर है, परम भट्टारक है। कुल मिला के कितनी धारण की थी उसने? 100 सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाला एकमात्र शासक था। नोट करो पॉइंट इसमें, ठीक है, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? रसिक प्रिय। उसके बाद एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 की थी, जिसकी रचना किसने की थी? महेश ने की थी। इसके अंदर देखो क्या क्या बातें मिलती है कि इसने अपने जीवन के अंदर कहां तक अपना राज्य का विस्तार किया था, उस समय की राजनीतिक स्थितियां कैसी थी, सांस्कृतिक उपलब्धियां इसकी कौन सी थी, और इसके द्वारा निर्मित दुर्ग कितने हैं, उनका वर्णन भी सारे के सारा इसके अंदर देखने को मिलता है। अब मुझे बताएगी, पीछे लास्ट सोहानी है, क्या नाम है?
हाँ आप यहाँ लास्ट में, शाबाश, खड़े हो। कुंभा पढ़ा है क्या पहले, है नहीं पढ़े नहीं? तो मुझे ये बताइए कुंभा के बारे में सांस्कृतिक विशेषता बतानी है, एक सांस्कृतिक विशेषता। अब ऐसे मत बोलना कि सर ये हमने नहीं पढ़ी, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई है, खुद ने पढ़ाई है, कम से कम 5 बार पढ़ा चुका हूं। ना ध्यान है, कौन ध्यान, आगे हो जाओ, खड़े फिर खड़े हो जाओ, शाबाश। वंदना नहीं पता है, खड़ी हो तो, अपनी तो आई नहीं थी, हाँ नहीं पता, हो जाओ खड़े तो, शाबाश। मंजीत आइडिया कौन है, पारिक सर, मैं बाद में बता सकता हूँ ना, अब तो एक खड़ा हो जाते। हाँ है संगीत राज, अजय नहीं पता, पीछे। हाँ कुंभा की एक सांस्कृतिक विशेषता, हो जा खड़ो फिर। हाँ हाँ विश्वास तोड़ दियो कि विश्वास है, खड़ो हो तो। हाँ अपनी तो आई काफी 2 दिन हुए है ना, बैठ जाओ। हाँ इधर, वेरी गुड, क्या बात है, चित्रकला, बैठिए। और दीपक सर खड़े हो ना, चित्रकला के अलावा विशेषता बतानी है, संगीत और सांस्कृतिक विशेषता थी क्या उसकी? कौन ध्यान, खड़ो होती खड़े। हाँ सर, है पीछे, मंद मंद मुस्कनिया, नहीं पता, बीच में हो जा खड़ो फिर। सरदार जी क्या बात है, ठोको ताड़ी इसके लिए एक बार, शाबाश। 32 गिरिदुर्ग पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे मैंने, हैं वो उसकी सांस्कृतिक विशेषता नहीं है क्या? नहीं है, पता ही नहीं है। दोनों देखो मेरी बात, सांस्कृतिक विशेषता है तो द्रविड़ संस्कृति की विशेषता है उसकी, चित्रकला, संगीत ज्ञान और उसके निर्माण कार्य, ये सांस्कृतिक विशेषता आती है उसकी। तो एक तो संगीत कला, चित्रकला और एक स्थापत्य कला। जो सवर्ण काल था ना, भी अपने कवि श्यामल दास वाली रचना पढ़ते हैं, वीर विनोद के अनुसार 32 गिरिदुर्गों का निर्माण कर, ये उसकी विशेषता थी सांस्कृतिक। हाँ ठीक है, ध्यान में रख लो थोड़ा, देखो देख बार काट दी मैं गुरुजी। अब मुझे ये बताओ, वंदना दोबारा बताइए, 32 गिरिदुर्गों का निर्माण करवाया था ना, यस या नो? इसका उल्लेख कौन सी ग्रंथ में है? कोई नहीं बोलेगा, शाबाश। इसका उल्लेख कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है? हेलो फोल्ड, अब भी नहीं है या नहीं? क्यों कोनी, क्यों कोनी, क्यों नहीं, क्यों है? ऑप्शन दे दूं, एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया, ठीक है, पृथ्वीराज रासो और गीत गोविंद। हर साहब आप भी बताइए, अभी बताइए नहीं क्या बताया मैंने? 32 गिरिदुर्गों का निर्माण करवाया था, वीर विनोद में हम पढ़ते हैं, कवि श्यामल दास की रचना थी, वीर विनोद ग्रंथ ही तो है, वीर विनोद ग्रंथ नहीं है क्या? है ना? तो फिर राजस्थान में कुल कितने दुर्ग बताए हैं उसने? 200 कुछ नहीं, 250, 250। उसमें से 84 दुर्ग कौन से में है? जिसमें से 32 से अकेले किसने बनवाए? कुंभा ने बनवाए थे। कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार बताया गया कौन सी प्रशस्ति के अंदर? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखा लेना, ठीक है? स्त्रोत पूछे आपसे तो ग्रंथ अकादमी की बुक बोल देना। राजस्थान ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसके अंदर स्पष्ट लिखा गया कि कुंभा को धर्म और पवित्रता का क्या कहा जाता है? अवतार कहा जाता है। राणा कुंभा समय को, कि ये भी एक अद्वितीय विशेषता है इसकी, कि जो गुप्त सम्राट थे ना, गुप्त सम्राट अगर इसके सामने, जैसे मान लो कि मैं कुंभा और आप गुप्त सम्राट हो, तो ये बंदा एक ऐसा था खुद को
अपने आप एक उपाधि देता था, परम भागवत। प्रश्न बनेगा क्या वो देखो कि राणा कुंभा द्वारा समय को गुप्त सम्राटों के समान दी जाने वाली उपाधि कौन सी थी? तो हम कहेंगे कौन सी? परम भागवत। कुंभा को इस प्रशस्ति में वंशुधरो दरधारणा दिव रायण, रट्टा मार लेना, वंशुधरोद धरणा दिव रायण। अर्थ क्या है कि विष्णु के प्रारंभिक अवतार वराह के समान वैदिक व्यवस्था का पूर्व संस्थापक जो है वो किसको माना जाता है? या तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान दे लेना पहले, या तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वंशुधरोधरा राहिण जो नाम है ये किस शासक से संबंधित, हम कहेंगे किससे संबंधित है, या आपको ये कहेगा कि मेवाड़ का वह शासक जिसे विष्णु के प्रारंभिक अवतार वराह के समान वैदिक व्यवस्था का पूर्व संस्थापक कहा जाता है। वैदिक व्यवस्था का ये सीधा भी दे सकता है कि वैदिक व्यवस्था का पूर्ण संस्थापक जो है वो किसको कहा जाता है? तो हम कहेंगे किसको? राणा कुंभा। और इसके लिए इसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया? प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये प्रश्न दे देगा इसका उल्लेख किसमें है? रसिक प्रिया में है, गीत गोविंद में है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, तो हम किस में कहेंगे? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। पढ़ी हुई बात है या नई बात है? नई बात है, नोट कर लेना, ठीक है। कुंभा को किस प्रशस्ति के अंदर वैदिक व्यवस्था का पूर्ण संस्थापक कहा गया है? कुंभलगढ़। और पूर्ण संस्थापक कहा गया तो उसके लिए शब्द कौन सा प्रयोग लिया गया? वंशुधरोध धरणा दिवराहिण, ठीक है ना। और यशस्वी गुप्त सम्राटों के समान अपने समय को ये कौन सी उपाधि देता? परम भागवत की उपाधि दे देता था, ठीक है ना। 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति गुरुजी है कहां पर? ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब लिखी गई थी? पहला प्रश्न तो हमारे सामने जो है वो ये निकलेगा 1460 के अंदर। रट्टा मारने वाली बात नहीं है, सीधा सा 1460 के अंदर है। लिखने वाले कौन थे? अत्रि और महेश्वर। किस पर उकेरित है गुरुजी? विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर उकेरित। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर उकेरित है। अब आप मुझे बताइए कि विजय स्तंभ के बारे में कौन कौन नहीं जानता है? कौन कौन नहीं जानता विजय स्तंभ के बारे में? शाबाश। किस किस का सपना था पुलिस में जाने का? ड्रीम था क्या किसी का पुलिस में? बोर्ड वाले एग्जाम किस किस ने दिए? सगले दे देंगे। बोर्ड वाले एग्जाम दिए 10वीं 12वीं के दिए, तो उसके अंदर आरबीएससी का चिन्ह देखा है क्या आपने? विजय स्तंभ होता कैसे ये बता दो। छोटो से 9 मंजिला इमारत निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 122 है शायद, यही है। कौन सी युद्ध के उपलक्ष्य में बनवाया था फिर इसको? हुआ किन किन के बीच में था? किन किन के बीच में? चलो आगे आएगा, 1437 के अंदर होता है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे। देखो विजय स्तंभ 9वीं मंजिल पर है, अपने इतनी बात पढ़नी है। बाकी कल्चर के अंदर आपको बहुत बार मैंने बता दी, यहाँ बात नहीं करूंगा, ठीक है। जानकारी देखो इसमें क्या क्या मिलती है गुरुजी। कुंभा के टाइम का जो राजनीतिक धर्म था, विस्तार था, उनकी सबकी जानकारी तो किसमें है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। किसमें है? कुंभलगढ़ में। लेकिन कीर्ति प्रशस्ति के अंदर जो है 15वीं शताब्दी के समाज, 15वीं शताब्दी के खाली उस टाइम का समाज गुरुजी कैसा था, धर्म क्या था, और उस समय की राजनीतिक जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है। और राणा हमीर से लेकर कुंभा तक का इतिहास हम इसमें देखेंगे, 1426 से लेकर 1468 तक। मेवाड़ का मैंने एक दिन बताया था ना, पुनः संस्थापक किसको कहा जाता है? अब आ जाओ, हमीर को इसके अंदर क्या कहा गया है? कौन सी प्रशस्ति में?
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति केंद्र हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा। कुंभन के जीवन में प्रारंभिक कठिनाइयां क्या क्या थी? राणा लाखा के टाइम की बात है, वहां से हम अगर थोड़ा सा इसको लेकर चलें तो राणा लाखा के लिए उस समय रणमल कुंवर चुंडा था, राणा लाखा का पुत्र, उसके लिए एक रिश्ता भिजवाया गया। पंडित जी, हाँ, हंसाबाई का। पंडित जी थोड़े ये डफोल नाथ थे, चुंदी जिड़े थे, पता नहीं चला, और सामने राणा लाखा बैठा था। उसको ले जाके 62 या 72 वर्ष की ऐसी कुछ आयु थी, और नारियल ले जाके उसको दे दिया। तब राणा लाखा ने कहा कि धिक्कार है, गर्व है मुझे, मतलब इस वृद्ध अवस्था के अंदर, वृद्ध अवस्था में मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। आई एम सो लकी मैन। कईयों के तो होते ही नहीं है। यहाँ 62-72 वर्ष की क्या बात है, इस आयु में भी मेरे लिए रिश्ता आया है। तब उसने बोला कि महाराज मैंने कुंवर चुंडा के लिए लाया था, गलती से आपको पकड़ा दिया। कुंवर चुंडा ने लेने से मना कर दिया, बोले कि नहीं लूंगा। पापा की अभी एक और इच्छा है, वंस मोर ट्राई अगेन, एक बार शादी और की जाए, फिर देखेंगे आगे जो होगा। रणमल को बोला अभी पापा की शादी कर दो, हंसा भाई के साथ बोले कि ना। तब रणमल ने कहा कि एक शर्त पर करेंगे, शर्त हमारी ये रहेगी, हंसा और राणा लाखा से जो संतान उत्पन्न होगी, जिसका नाम क्या है, वो अगला क्या होगा, उत्तराधिकारी, शादी कर देगी। अब मुझे बताइए, गुस्सा आ रहा है ना? बीस आ रही है ना? अजय नहीं आ रही? तो मुझे ये बताओ, फिर हंसा भाई के साथ दासी किसको भेजा था? बारहमती। अब इस प्रथा को क्या कहते हैं आप बताओ? पुरुष साथ में भेजेंगे, उस प्रथा को क्या? कोई नहीं बोलेगा, पुरुष को भेजेंगे तो। अच्छा, अड़ुंदा और आशंका दोनों में अंतर है क्या? नहीं पता। मेवाड़ी शासकों का कुल देवता कौन है? एकलिंगनाथ। जब कोई युद्ध भूमि में कूदने जा रहे हैं, मान लो कि आप सारे के सारे मेवाड़ी राजवंश हो, ठीक है, और सामने मैं अकबर खड़ा हूं, जब आप लड़ने आओगे तब एकलिंगनाथ जी का क्या लेके आओगे? आशीर्वाद लेके आओगे। तब उसको कहेंगे आशंका लेना। क्या लेना? आशंका लेना। और जैसे पद्मनी की शादी हुई थी किसके साथ? रतन सिंह के साथ। तब उसके साथ दो दास आए थे, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। उसको कौन सी प्रथा कहेंगे? ओड़ुंदा। उसको क्या कहेंगे? जब यानी कि दास में पुरुष भेजेंगे उसको कहेंगे ओड़ुंदा, जब महिला भेजी जाएगी, दासी भेजी जाएगी, उसको कहेंगे। और बारमली थी रणमल की। हाँ। अब शादी होके बारमली साथ में आ गई, और कुंवर चुंडा, हंसाबाई को थोड़ा सा यूं था कि कुंवर चुंडा जो है कहीं ना कहीं मोकल को, जैसे संतान उत्पन्न होती है, अगर राजा बनने से पहले इसको मार ना दे, तो थोड़ा यूं बोल दिया। बोला तो कुंवर चुंडा को लगा कि अब शादी करके आ गई तो वो मम्मी, वो ये मम्मी, एक ही बात है। बोले कि मम्मी जी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, चलते हैं अपन यहाँ से। और मेवाड़ से चले गया, चला गया। तब मोकल को यूं, हंसाबाई को लगा कि मोकल बेचारा अकेला है, कहीं कुंभा आक्रमण ना कर दे। उसने अपने भाई को मैसेज डाल दिया कि रणमल तुम आजा, हो सकता है कभी भी आक्रमण कर सकता है। रणमल बोला कि बस आज की रात सुबह की चाय वहीं पिएंगे हम, रातों रात ट्रांसफर। 2-3 घंटे लगे, गाड़ियां चलती होगी उस समय, ठीक है। आ गए यहां पर, क्यों यहां तो आना था अब। हाँ, और आ गया। आने के बाद में अब एक दिन बताते हैं कि कुछ बात यूं हो गई कि रणमल बारमली का इंतजार कर रहा था, और बारमली आने में थोड़ी सी लेट हो गई। तब बारमली ने, रणमल ने पूछा रीस में आके, बोले कि क्या बात है? हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको, आज टाइम देखो 15 मिनट का लेट हो गया, आप कहाँ थे इतनी देर, क्यों नहीं आए? तो बारमली ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, राजा हैं, यहाँ काम करना पड़ता है, तो बिना इजाजत के मैं आ नहीं सकती।
बोले कि आज के बाद इजाजत नहीं है थे, रानी तू ही होगी आज के बाद। मतलब कहने का भावार्थ क्या है? बोले आज के बाद रानी तू ही रहेगी, ये लोग तेरे आगे काम करेंगे। मतलब कहना क्या चाहते हो? किसको मार दो? मोक्कुल को नहीं, कुंभा को लटका दो। किसको लटका दो? कुंभा को। लेकिन कहा जाता है कि जब ये बात पता चली हंसाबाई को, हंसाबाई ने जाकर बात बता दी कुंभा की माता सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी ऐसे ऐसे करके तेरा पुत्र खतरे में है, संभाल लेना, उसको कभी भी मार सकता है, और डील के डाकी टाइप के एक मुक्के की मार है, खत्म, बचा कर रखना, उसके साथ मत भेजा कर, तो बाजार बुजुर्ग में जाता ना घूमने, मत भेजा कर, मार देगा कहीं। सौभाग्य देवी ने जाकर कुंभा को कहा कि कुंभा ऐसे ऐसे करके बेटा तुम खतरे में है, थोड़ा संभल कर रहा कर, और पता नहीं है तेरे को कब मार देगी। बोले कोई बात नहीं है। ये बात मम्मी आपको किसने बताई थी? बोले मेरे को तो बात बताई है हंसाबाई ने। तो हंसाबाई को बुला के लाओ। सॉरी, भारमली ने बताई है, भारमली को बुला के लाओ। भारमली को बुलाया, भारमली ने कहा कि ऐसे महाराज बात तो इसने सही बताई है, बताइए तो ऐसे करो, एक शिविर लगाया जाए, उसमें देखेंगे जो होगा। और बताते हैं कि एक्का पमार और महपा, अक्का सिसोदिया महपा पमार जो थे, ये इस समय यहाँ इधर आए हुए थे, कुंवर चुंडा के साथ में चले गए। इनको वापिस बुला लिया कुंभा ने, वापिस आ जाइए आप मेरे पास। ये चले गए। तब इन्होंने बताते हैं कि भारमली शाम को रणमल पीने बैठा तो उसने थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गई थी, लास्ट पैक के अंदर उसने जहर मिला दिया। जहर से खाली डील के डाकी टाइप ठल्ला, मैं कहता हूँ बेहोश हुआ था। उसको मारने के लिए बांधा, फिर पगड़ी से चारपाई से बांधा। पहले बांधने के बाद अक्का सिसोदिया, महपा पवार और इन सब ने मिलकर इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। करवाई किसने थी? कुमार। मारा किसने था? कहते थे भारमली ने मारा था, लेकिन इसके साथ दो बंदे और भी थे, है ना। इस कारनामे को एक ने अंजाम नहीं दिया था। अब स्त्रोत क्या कहता है देखो, ये कहा जाता है कि रणमल राठौड़ और राघव देव सिसोदिया जो है, चाचा और मेरा की हत्या किसने की थी? रणमल और राघव देव सिसोदिया ने की थी। इस बात का स्त्रोत कौन सा है? मारवाड़। चाचा और मेरा को किसने मारा था? रणमल और मारवाड़ ख्यात ये कहती है कि मारवाड़ ख्यात के अनुसार रणमल, चाचा और मेरा की हत्या जो है रणमल और राघव देव सिसोदिया ने की थी। राघव देव सिसोदिया, रणमल ये दोनों साथ में रह रहे थे, लेकिन एक दिन बताते हैं कि राघव देव ने थोड़ी 3-5 की थी कि आपको पता नहीं है, यूं राजपाट आपको चलाना नहीं आता, कुंभा ने रणमल ने मुक्का मारा और खत्म। राघव देव सिसोदिया की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। पूछ ले राघव देव सिसोदिया को किसने मारा, तो हम कहेंगे किसने? भारमली ने नहीं, रणमल ने। ठीक है। उसके बाद में कीर्तिसम प्रशस्ति ये कहती है कि चाचा मेरा की हत्या जो है वो पुत्र अक्का और महपा पवार ने मिलकर की थी। चाचा मेरा की हत्या किसने की थी? अक्का सिसोदिया और महपा। अब ये दोनों कहां जाते हैं? जब चाचा मेरा की हत्या करने के बाद ये कहां चले जाते हैं? मांडू सुल्तान की शरण में चले गए थे। और मांडू सुल्तान उस समय कौन था? महमूद खिलजी। ये स्त्रोत कौन कहता है? कीर्तिसम प्रशस्ति। आपने ज्यादा खिचड़ी को नहीं, आपको इतना याद में रखना है कि चाचा मेरा को अक्का सिसोदिया और महपा पवार ने मारा। इस बात का उल्लेख किसमें है? मारवाड़ ख्यात क्या कहती है कि चाचा मेरा और महपा पवार, चाचा मेरा की जो हत्या है वो रणमल और राघव देव सिसोदिया ने की थी। ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद में आता है दूसरा बिंदु आपका कौन सा है? सिरोही बीच। ठीक है। सीधा सा याद में रखना है, सिरोही का शासक था शेषमल देवड़ा, जिसे कुंभा ने पराजित करके सिरोही पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है ना। लेकिन नेतृत्व कौन करता है? कुंभा किसके नेतृत्व में सेना भेजता है? नरसिंह टोडिया के नेतृत्व में सिरोही के शेषमल देवड़ा से युद्ध किया था। इनके नेतृत्व में सेना भेजी थी। शेषमल देवड़ा हार गया था और कुंभा जीत गया था। शेषमल देवड़ा का पुत्र कौन है? महाराव लाखा है। महाराव लाखा है, न कि महाराणा लाखा। ठीक है। उसके बाद में आती है आगे वाली एक विजय, कौन सी? बूंदी विजय। ठीक है। बूंदी का शासक था बेरीसाल और कुंभा ने सेना भेजी थी किसके नेतृत्व में? रणमल के नेतृत्व में सेना भेजकर और
बूंदी पर क्या कर ली। अब आती है मेवाड़, मारवाड़ और रणमल की हत्या। पीछे अपने कहानी पढ़ी ना, उसके अंदर तब एक चारण भाट था कोई, डूम कहते हैं उसको, ढोल जो कूटते हैं ना, नगाड़े बजाते है ना, उसको डूम कहते हैं। डूम खड़ा तो उसने बोला कि संकट चल रहा है, हो सकता है आपके ऊपर संकट आएगा, और जोधा को और चाचा कांडल जो है इनको तो नीचे शिविर के अंदर भेज दिए गए, वो तो वहां सुरक्षित है, आप बचकर रहना। और उनको ये कहा गया था कि रणमल वहां खड़ा है, अगर जोधा और चाचा कांडल जो है वो नीचे हैं, उनको ये बात कही गई कि अगर रणमल के ऊपर संकट आया, जैसे भी कोई घटना घटेगी, तो मैं आपको जोर से आवाज लगाऊंगा और आप वहां से भाग जाना, हाथ मत आना। बोले कि ठीक है। और पता चला कि रणमल को मार दिया गया है, तो बोले कि जाओ, मारवाड़ के 2 बंदे और भी आए हैं, एक तो राव जोधा आया है और इसके साथ एक उनका चाचा कांदल भी, उनको पकड़ो। जब वो जाने लगे तब उस डूम ने छत पर चढ़ के और जोर से कहा कि जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो रणमल मार्यो जाए। या उसने कहा था कि चुंडा अजमल आविया, मांडू दूध धक आग। ठीक है, जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग। इतनी बात जोधा के कान पड़ी और जोधा ने उठाई चपले, बाणो बाण, दोरिया दोरिया, बांखड़ा माखड़ा, डोडिया खूब गया बुरा हाल। और कहां चला गया, कौन से गांव के अंदर, काहुनी गांव में शरण ले ली उसने। समझ में आ गई क्या बात। काहुनी गांव के अंदर, बीकानेर में पड़ता है, यहां जाकर उसने क्या ले ली, शरण ले ली। रणमल ने राघव देव की हत्या की थी 1437 के अंदर। रणमल की हत्या 1438 में मेपा पंवार और अक्का सिसोदिया और भारमली के सहयोग से कर दी गई थी। जोधा शरण लेता है भागकर कौन सी गांव के अंदर, काहुनी गांव बीकानेर में लेता है। 1438 से लेकर 1453 तक 15 वर्षों का संघर्ष रहा था मंडोर पर कब्जा करना। कितने वर्षों तक मंडोर पर अधिकार करने के लिए, कितने वर्षों तक इसने संघर्ष किया था, उबासिनी कहानी 15 वर्षों तक। कितने तक, 15 वर्षों तक। और बताया जाता है कि मंडोर पर जब ये कब्जा कर रहा था, एक दिन कब्जा करके आ रहा था वापिस, तब इसको बेहोश हो गया। जेठ आषाढ़ का महीना था और तिस लग गई। घोड़ा इसका समझदार था, वो इसको किसी महिला के घर ले गया था। वहां उस महिला ने देखा कि कोई रास्ते से आ रहा है और बेचारा बेहोश हो गया, इसको ले आए। घोड़ा समझदार था उसका, राव जोधा का। तब उसने, महिला ने अंदर ले जाके जोधा को पानी वगैरह पिलाया। फिर जोधा को बोला कि भूख लगी, तो भूख तो बहुत ज्यादा लगी है। तब उसने जोधा के लिए बनाया खींचड़ा, जोधा के लिए बनाया खींचड़ा। अब खींचड़ा गर्मा गर्म था, जोधा को भूख लगी हुई थी, फटाक से उसने बीच में हाथ डाला। डालते ही बोली कि तू जो भी है, पर तू एक तेरे को बात बता दूं। तो बताइए कि आप जोधे की तरह बहुत भोले हो, जोधा की तरह भोले हो। जोधा मन मन में सोचे ये तो काम गड़बड़ है, मेरी मुंह पर मेरी बेइज्जती, जोधा की तरह भोले हो आप। मैं खींचड़ा तो बाद में खाऊंगा, पहले ये बताओ कि जोधा की तरह भोला कैसा हूं। तब उसने कहा कि अगर जोधा चाहता है, मंडोर पर कब्जा करना चाहता है, बिल्कुल चाहता है तो उसको एक एक गांव लूटना पड़ेगा। यहाँ कोनी आउ बटका करें सीधो कौन जाइए, एक एक गांव लूटो उसको कहो। और खींचड़ा खाना है तो तू यहाँ बीच में हाथ गाला नहीं, एक साइड से शुरू कर, ठंडा कर करके खा। तब जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण कर ली। एक तो खींचड़ा जिंदगी में खाऊंगा तो खाऊंगा ही कैसे, और अगर कब्जा करना है मंडोर पर तो कैसे करूंगा। 1438 से लेकर 53 तक संघर्ष रहा था। 1453 के अंदर राव जोधा ने क्या कर लिया, मंडोर पर कब्जा कर लिया। और मंडोर पर कब्जा करने के बाद में फिर पता चला भी मारवाड़ वापिस जोधा के हाथ में आ गया। तो अब इनसे क्या कर लेनी चाहिए, हमें वापिस संधि कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये आगे खराब करेंगे। तब कुंभा ने मैसेज हंसाबाई को कहा कि हंसाबाई, जोधा को समझा, लड़ते भिड़ते जैसे भी अपना परिवार है, संधि कर लेनी चाहिए। तब हंसाबाई ने कहा कि ठीक है, जो भी है, परिवार में लड़ाई हो गई, इसकी गलती हम मांगते हैं, ये आप समझौता कर लीजिए, आनी चानी चली रहेगी, ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, नहीं तो समाज थू थू करेगा, ताने मारेगा। तो वैसे करके एक संधि हो गई, आवड़ बावड़ की संधि। कब होती है, 1453 के अंदर। 1453 में होती है। इसके अंदर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण कर दिया गया। सहयोगी रही थी हंसाबाई ने करवाई थी, ठीक है। और किन किन के बीच में होती है, जोधा और कुंभा के बीच में होती है। अब इन्होंने निर्धारित कर दिया कि जिस तरफ खेजड़ी के वृक्ष ज्यादा होंगे वो तो किसका हिस्सा होगा, मारवाड़ का हिस्सा होगा। और जिस तरफ किकर ज्यादा होंगे वो किसका होगा, मेवाड़ का हिस्सा। और पाली सोजत को केंद्र मानकर
इन्होंने आंवल बावल की संधि कर ली 1453 में। और इस संधि के तहत कुंभा का पुत्र था रायमल, रायमल का विवाह कर दिया जोधा की पुत्री। ये भी तकड़ा सौदा था, संधि होती थी तो शादी कर दो, ठीक है। हैं तीर तो फिर हाँ ठीक है, तीर तो मतलब ये था, इसका भी अर्थ होता है। अब आपने ये सोचा कि सर तीर चलाना जरूरी है, क्यों चलाया? मेरे चलाने का भावार्थ ये था कि देखो हैं क्या हो गया, चलाने का भावार्थ ये था कि दोनों अगर वापिस मिले हैं जोधा और कुंभा, अब उनके बीच में ऐसे क्या पता कितने तीर चले होंगे। संघर्ष था, 15 साल का संघर्ष रहा है, बीच में कितनी लड़ाइयां हुई होगी, कुछ ना कुछ तो डांगा सोटी तो ही उसी थोड़ी बहुत तो, है ना। अब ये वापिस मिल गए, तो तीर लड़े तो उसी कठिन है। अरे ये संकेत है इन दोनों को, भाई ये दोनों लड़े थे, वो इस प्रकार से लड़े थे, आपको ऐसे जोधा और कुंभा दोनों लड़े थे ना। अरे मेरी बात तो समझो, ये दोनों लड़े थे, ये समझाया इनको, ये रायमल श्रृंगार देवी इन दोनों को ये दिल ये बात बता रहा है कि हम दोनों लड़े थे, तब हमारे दिल में ऐसे छेद हो गया, तब आपको लड़ना नहीं है, हैं? ये दोनों आपसे मैं समझा रहे हैं एक दूसरे को। चलो आगे ध्यान दो, ठीक है। नीचे क्या रह गया इसके पीछे? अच्छा हाँ, निर्माण जो है वो किसका करवाती है? कुंभा का पुत्र था उद्दा, हाँ उद्दा, दो पुत्र थे रायमल और उद्दा। रायमल का तो विवाह कर दिया, रायमल बड़ा था। कुंभा की बताते कि जैसी मृत्यु हुई ना अंतिम समय में, तो उद्दा ने मारा भी कैसे था, मामा देव कुंड पड़ता है, उस कुंड में शिवलिंग है बहुत बड़ी, और ये लोटा चढ़ाने गया था, और उस दिन थोड़ा यूं वृद्ध अवस्था थी, सेवन थोड़ा अफीम का ज्यादा कर रखा था इसने, और शिवलिंग के ऊपर यानी काफी थी कि ऊपर जाकर उसके लोटा चढ़ाना पड़ता था। तो कुंभा भूर भट्ट स्वा करना धक्का दे दिया उद्दा ने धक्का दे के गद्दी पर बैठ गया। जब ये बात पता चली कि कुंभा मरा कैसे, उद्दा ने धक्का दिया, मार दिया इसको, तब लोगों ने वापस किसको बुला लिया? क्योंकि उत्तराधिकार तो कौन है, हक किसका है। तब रायमल ने लिखा भी था इसके बारे में, उद्दा बाप ने मारी जे लाभे लिखिया राज, शहर बसायो रायमल श्रेयो ने एक काज। तो बाप की हत्या तो उद्दा ने की थी, लाभे लिखिया राज, जो क्रम में लिखा है वही मिलेगा। शहर उद्दा, अब भूल गए क्या बोला था मैंने, उद्दा बाप ने मारी जे लाभे लिखिया राज, हत्या किसने की? जो आपके क्रम में लिखा वही मिलेगा। उद्दा बाप ने मारी जे लाभे लिखिया राज, शहर बसायो रायमल सरयो ने एक काज। बाद में उत्तराधिकार कौन रहा? रायमल बैठा था, लेकिन उद्दा का एक ही काम नहीं होता। और उद्दा पर बताते एक दिन बिजली पड़ गई पड़ने के बाद, ठीक है डिस्क्यों। उसके बाद में मालवा विजय, मालवा संघर्ष देखो। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासकों ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जिसने मालवा की क्या की थी? स्थापना की थी 1401 के अंदर। इसने राजधानी बनाया था धार, मध्य प्रदेश को, और वहां नियुक्ति किसकी करता है? ये दिलावर खां की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक शासक था जिसका नाम था हुसैन शाह, उसने राजधानी बनाया मांडू, मध्य प्रदेश को, और ये बंदा आक्रमण करता है किसके ऊपर? गागरोन के ऊपर करता है। और जब गागरोन पर आक्रमण किया उस समय शासक था अचलदास खिंची। उल्लेख मिलता है इसका शिवदास गार्डन की रचना है अचलदास खिंची वचनी का, और इस गागरोन पर हुसैन शाह का क्या हो गया? अधिकार हो गया था। और हुसैन शाह की मृत्यु के बाद 1435 में मालवा पर अधिकार महमूद खिलजी ने कर लिया। और उस स्थिति में हुसैन शाह का पुत्र जिसका नाम क्या था? उमरा खां। उमरा खां कुंभा की शरण में चला गया। कुंभा के छोटे भाई जिसका नाम क्या था? खेमकरण ने बड़ी सादड़ी पर विद्रोह किया, लेकिन कुंभा के दमन के कारण खेमकरण मालवा शासक महमूद खिलजी की शरण में चला गया। कहानी उल्टी होगी, वो आएगी और वो।
महमूद खिलजी ने जब आक्रमण अधिकार किया मालवा पर, तब वहां से कौन आ गया? हुसैन शाह का पुत्र उमरा खां जो है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, लड़ नहीं पा रहा था महमूद खिलजी से, तब वो चला गया कुंभा के पास में। और इधर कुंभा का छोटा भाई था खेमकरण, उसने बड़ी सादड़ी पर आक्रमण किया और बड़ी सादड़ी पर अधिकार करने के बाद में यहाँ का शासक जो था वो कौन? भाई खेमकरण ने आक्रमण किया, लेकिन उसके सामने कौन लड़ रहा है? कुंभा। वापिस लड़ा तो कुंभा का दमन, ठीक है, कुंभा ने अधिकार कर लिया, तो खेमकरण वापिस किसकी शरण में चला जाता है? महमूद खिलजी की शरण में चला जाता है। जब ये आपस में दोनों मिल गए, तब एक घटना घट गई आगे, जिसका नाम सारंगपुर का युद्ध। कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर चाचा मेरा की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ये बात किस में मिलती है हमें? ना, कीर्ति स्तंभ पर। मारवाड़ ख्यात कहती है कि राघव देव और रणमल ने हत्या की थी चाचा, ठीक है। महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद में कर लिया, कितने महीने तक कब्जा कर लिया। और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया किसका? विजय स्तंभ का। महमूद खिलजी 1442 पर कुंभलगढ़ पर भी आक्रमण करता है, लेकिन असफल रहा था। और फिर महमूद खिलजी ने 1444 में गागरोन पर आक्रमण किया, तो उस समय गागरोन का शासक कौन था? पालन सिंह। पालन सिंह किसका पुत्र है? अचलदास खिंची का पुत्र है। और महमूद खिलजी का इस पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। अचलदास खिंची का पुत्र था। कुंभा ने दाहिल के नेतृत्व के अंदर, किसके नेतृत्व में? ये ध्यान में रखना, व्यक्ति है दाहिल के नेतृत्व में पालन सिंह के लिए सेना भेजी, लेकिन दोनों की इस युद्ध में क्या होगी? मृत्यु होगी। कब की बात है? 1444 की। प्रश्न ये बनेगा कि 1444 में महमूद खिलजी का जब गागरोन पर आक्रमण हुआ, उस समय कुंभा द्वारा पालन सिंह की सहायता करने के लिए भेजा गया सेनापति था, तो हम कहेंगे कौन सा? पालन सिंह की सहायता करने के लिए कुंभा द्वारा किस व्यक्ति को भेजा गया? कुंभा ने सेना किसके नेतृत्व में भेजी? किस आक्रमण के अंदर? गागरोन पर। किसने आक्रमण किया? कब किया? 1444, ठीक है। 1442 में महमूद खिलजी ने आक्रमण के समय बाण माता के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करवा दिया, तुड़वा दिया था 1442। और बाण माता जो वो इनकी क्या है? कुलदेवी। और बताते हैं कि जो मंदिर के टुकड़े थे वो कसाईयों को दे दिए गए कि आप रखिए और इसके ऊपर क्या काटिए? मांस को काटिए। कसाईयों को दे दिए। पूछ ले कि बाण माता का मंदिर कब तुड़वाया? 1400। किसने तुड़वाया? गागरोन पर अधिकार कब होता है महमूद खिलजी का? कितने महीने तक कैद करके रखा? 6 महीने तक। और जब महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया, उसमें गागरोन का शासक कौन था? किसका पुत्र था? याद हो जाएगा। उसके बाद में नागौर की लड़ाई 1456। क्या टाइम हो गया? पढ़िए अभी, चलो। नागौर का एक शासक था फिरोज खान। फिरोज खान के बाद में शासक बनता है शमस खां 1456 के। लेकिन शमस खां बताते हैं कि जब ये शासक बना, तब एक व्यक्ति मुजाहिद खान नाम का जो इस पर आक्रमण करता है और नागौर पर क्या कर लेता है? हाँ चाचो आंग परिवार में, ठीक है ना। ये क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है नागौर पर। जब ये अधिकार कर लेता है, तब शमस खां कहाँ चला जाता है? किसकी शरण में आ जाता है? पहले फिरोज खां के बाद में उत्तराधिकारी कौन बना? शमस खां बना। शमस खां जब उत्तराधिकारी बना, तब फिरोज खां के भाई जिसका नाम क्या है? मुजाहिद खान, उसने आक्रमण किया और नागौर पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। जब नागौर पर कब्जा उसने कर लिया, तब शमस खां कहाँ चला जाता है? कुंभा के पास जाता है कि कुंभा ऐसे करके मेरे से जो है, मेरे चाचा मुजाहिद खान ने मेरे से क्या छीन लिया? नागौर छीन लिया। आप मेरी क्या करें? सहायता करें। तब कुंभा ने सहायता कर दी, लेकिन शर्त ये रखी कि नागौर पर मैं कब्जा करवा दूंगा, आपका अधिकार वापिस हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, आप नागौर का दोबारा निर्माण नहीं करवाएंगे, पुनर्निर्माण नहीं होगा। जहां अब है उतना रहना चाहिए, इसके अलावा ज्यादा निर्माण नहीं होना चाहिए। बोले कि ठीक है। लेकिन आगे जैसे कुंभा ने सहायता कर दी थी और शमस खां ने जो बताते हैं कि शर्त रखी, उस शर्त के विरुद्ध जाकर इसने नागौर का पुनर्निर्माण करवाना शुरू कर दिया था शमस खां ने। जब ये बात पता चली किसको? कुंभा को ये बात पता चली कि इसने नागौर का, हमारी शर्त क्या थी उस समय कि नागौर का पुनर्निर्माण नहीं होगा, लेकिन इन्होंने निर्माण करवाना शुरू कर दिया। तब बताते हैं कुंभा ने आक्रमण किया और नागौर पर क्या कर लेता है? विजय कर लेता है। तब शमस खां चला जाता है किसके पास में?
गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास। किसके पास चला जाता है? कुतुबुद्दीन के पास। कुतुबुद्दीन की शरण में चला गया और कुतुबुद्दीन ने अमीन चंद्र की अधीनता में नागौर क्या भेजी? सेना भेजी। किसके खिलाफ? कुंभा के खिलाफ। अमीन चंद्र की नेतृत्व के अंदर सेना भेजता है। ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन। अब फरिश्ता क्या लिखता है इनके बारे में? फरिश्ता लिखता है कि जब गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह को अपनी सेना की हार की सूचना मिली, तब अपने सेनापति मलिक साहिबान को आबू भेज दिया गया और समय जो है वो कहां चला जाता है? कुंभलगढ़ जाता है। और कुंभलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाया, तब वह वापिस गुजरात चला गया था। बोले कि उस समय जब सेना भेजी तब ये पता चला कि ठीक है सेना हार चुकी है। तब इनके दो प्लान बनाए हुए थे कि अभी हम जो है कुतुबुद्दीन अहमद शाह कहाँ जाएगा? आबू जाएगा, वहां शिविर लगाएंगे। लेकिन वहां जब ये पता चला कि हार हो चुकी है नागौर की लड़ाई में, कुंभा ने अपनी सेना अमीन चंद्र के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी उस सेना को हरा दिया है। तो बताते हैं कि कुंभलगढ़ पर कब्जा करने अब कौन जाएगा दोबारा? अब तो आबू जो जा रहा है वहां तो कौन जाएगा? वहां जाएगा मलिक साहिबान। और इधर कुंभलगढ़ पर अगर अधिकार करना है तो उधर अधिकार करने कौन जाएगा? कुतुबुद्दीन अहमद शाह समय सुल्तान जो है वो जाएंगे। लेकिन ये गए, अधिकार नहीं कर पाए। तब फरिश्ता ने लिखा कि जब ये वापिस जाते जाते हैं ना, तब इसके बारे में फरिश्ता ने लिखा कि राणा से बहुत सारे पैसे और रत्न मिलने के बाद वह वापिस कहाँ चला गया? गुजरात चला गया। अब पैसे रत्न मतलब अपनी भाषा में बोले तो रिश्वत नहीं। कहावत बोलती है, राजस्थान में कहावत है कि दह दड़ादड़ बियो तेली। हाँ, दो और मेली। ठीक आगे धुलाई हुई थी इनकी सेना की, फुल मैं को रगड़पट्टी चढ़ाई के कहना जिसोराली से। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर टॉप 10 थानों में एक थाना फेमस है कूटने के अंदर। टॉप 10 थानों में एक थाना फेमस है कूटने में, बीकानेर का कालू थाना। अगर उस थाने में कोई चला जाए ना, वो जिंदगी में कभी भी परणी लेके आता है कि ना तो मैं चोरी करूंगा, कुछ ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि मुझे कालू थाने में जाने की नौबत मिले। फटीड़ खोजा बड़ा बड़ा पट्टा पर ये लिखड़ा आन मिलो सजना, अरे वहाँ मशीन और चाले वहां दिया बटन चला गया नहीं साइड में जेवे तो बाद में भले चू करो चिचा करो ठा होने लगे। अरे मैं कहूँ राउंड ही कौन टूटा फटाफट यहाँ आप ट्रैक्टर चलावा नहीं ट्यूबवेल पंखों किया घूमे बिया घूम घूम के आवे। ठीक है, फरिश्ता लिखता है इसके बारे में हैं। उसके बाद में चंपानेर की संधि होती है 1456 के अंदर। कुतुबुद्दीन अहमद शाह और महमूद खिलजी ये दोनों मिल जाते हैं। किसके खिलाफ संधि करते हैं 1456 में? ये कुंभा के खिलाफ। और महमूद खिलजी का सहयोगी कौन रहा था? ताज खान रहा था। लेकिन ये संधि भी असफल रहती है। फिर 1456 के अंदर बदनौर के अंदर एक युद्ध होता है, उसका नाम रखा गया बदनौर का युद्ध। मध्य होता है महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के बीच में। कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया था और इस युद्ध के अंदर भी कौन जीता था? कुंभा जीत गया था। ठीक है, कुंभा द्वारा निर्मित किले देखें तो बहुत से हैं, लेकिन 4-5 आपको याद में रखने। कुंभलगढ़ है, बसंतगढ़ है, अचलगढ़ है और मचान है ना। मंदिर बात करें तो कुंभ स्वामी मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, कुशाल माता का मंदिर है, श्रृंगार चौरी मंदिर है। एक मंदिर ऐसा है जिसके अंदर उसने अपनी क्या की थी? आर्थिक सहायता दी थी, लेकिन उसने बनवाया उसको नहीं था। ठीक है ना, निर्माण धनक शाह ने करवाया था। आर्थिक सहायता कौन देता है? राणा कुंभा देता है। इसे चौमुखा मंदिर कहा जाता है, स्तंभों का अजायबघर कहते हैं। कुल इसमें खंभे जो है वो कितने? 1444। ठीक है, प्रमुख ग्रंथों के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्रंथ आता है जिसका नाम है संगीत राज। सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज है। 5 भागों के अंदर लिखा गया था। कितने भागों में लिखा गया था? 5 भागों के अंदर। स्कूल व्याख्याता जो भर्ती हुई थी उसके अंदर 18 वाली में ये पूछा गया था कि निम्न में से संगीत राज के भाग हैं 3, 4, 5, 7। तो हम कितने कहेंगे? 5। उसमें पहला भाग जो है वो पाठ्य कोश है, दूसरा जो है वो गीत रोष है, तीसरा जो है नृत्य कोश है, चौथा जो है वाद्य कोश है और 5वां जो है वो किससे संबंधित है? रस कोश है। ये बात ध्यान में रखनी। ठीक है ना, पाठ्य कोश है, गीत कोश है, नृत्य कोश है, वाद्य कोश है और रस कोश है। इसके अंदर मिलेगा हमें रचनाओं से संबंधित बातें, इसमें संगीत से संबंधित बातें, इसमें नृत्य से संबंधित बातें, इसमें वाद्य से संबंधित, और इसके अंदर जो छंद कहानियां प्रयोग में ली गई है, रस वगैरह जो है उनका प्रयोग देखने को
मिलेगा। उसके बाद में संगीत सुधा है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। कुंभा के शास्त्र पर आधारित रचना कौन सी है, तो हम कहेंगे कौन सी, कामराज रतिसार। जैनक की गीत गोविंद जो है जयदेव की, उस पर आधारित कौन सी है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो तो किसकी है, चंद्रबरदाई की। और इसी में ही तो मिलते हैं ना राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत अग्निकुंड, ठीक है। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी, ज्ञानक ने लिखी थी, ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय ज्ञानक की है, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई की, ठीक है। वाद्य यंत्र इसका प्रसिद्ध कौन सा था, वीणा। और इसके संगीत गुरु कौन थे, सारंग व्यास। और साधारण गुरु कौन थे, बल्कि, है ना, लिख लो ही कक्षा 2 की किताब में, बल्कि 4 किए क्या, दरबारी, राजवल्लभ, वास्तुसार, रूप मंडन और देव मूर्ति प्रकरण, ये सारे के सारे इसके क्या थे, दरबारी थे, ठीक है। उसके बाद में आगे वाला शासक जो आता है उसका नाम क्या आता है, महाराणा सांगा आता है, ठीक है। इतनी बात पढ़ लोगे ना, बल्ले बल्ले कुंभा। और इसमें सांगा के अंदर भी कुंभा की कुछ बातें आपको और आगे देखने को, ठीक है। अब मुझे बताओ, मंजीत बताएगा, मंजीत आप मुझे ये बताओ, कुंभा के लिए जो है वैदिक सभ्यता का पूर्ण संस्थापक था, पढ़ते ना, पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता नहीं पढ़ते, अल्य पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ना,